प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पाठ्यक्रम में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के संविधान की विशेषताओं को पढ़ लिया था। आज हम इसमें जो अंतिम चीन के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि संविधान की मुख्य विशेषताओं के पूर्व जो उस देश का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को 1949 को चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना से लेकर वर्तमान में कई बार संविधान बदल चुके हैं। सर्वप्रथम 4 नवंबर 1954 को सोवियत संघ के मॉडल पर जनवादी चीन, जिसे चीनी भाषा में जोंगघुटा, रेनमिन, गोंगे, गुओ कहते हैं, का संविधान निर्मित हुआ। जनवादी चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका आधार था, जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक था। इस दौरान चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अंतर्गत व्यवस्था संचालित होती रही है। सन 1975 में चीन की संसद के द्वारा नया संविधान अपनाया गया। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के संयुक्त साम्यवादी दर्शन पर आधारित इस संविधान में 4 अध्याय, 30 अनुच्छेद थे। संविधान में कहा गया कि चीन का जनवादी गणराज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायक का समाजवादी राज्य है। संविधान में साम्यवादी दल को नेतृत्व का केंद्र बिंदु वर्णित किया गया था। सन 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद चीन के नए शासकों ने संविधान में पुनः व्यापक संशोधन की इच्छा व्यक्त की। अतः 5 मार्च 1978 को चीन ने नया संविधान लागू किया, जिसमें 60 अनुच्छेद थे। शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित करते हुए अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री के संबंध विद्यमान है। अनुच्छेद 2 में शासन के तीनों अंगों तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वीकार किया गया। चीन के इस तीसरे संविधान के निर्माण के कुछ समय पश्चात ही यह अनुभव होने लगा कि परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अनुरूप चीन के संवैधानिक ढांचे में संशोधन की आवश्यकता है। अतः 1978 के संविधान पर विचार करने के लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित की गई। इस समिति की ही अनुशंसा पर 4 दिसंबर 1982 को नया संविधान लागू हुआ और यही संविधान जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ था 1982 को, वो अभी भी वर्तमान में प्रवर्तित है, अर्थात लागू है। नए संविधान के अनुसार चीन में शोषक वर्ग समाप्त हो चुका है तथा वर्ग संघर्ष की स्थिति भी नहीं है। यह मान्यता माओ त्से तुंग की उस मान्यता के विपरीत है जिसमें कहा गया कि सतत क्रांति साम्यवाद की मूल आवश्यकता है। नए संविधान में पुनः राज्याध्यक्ष का पद सृजित किया गया है, जो बीच में समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से चीन का जो संवैधानिक विकास हुआ हम लोगों ने देखा। 1949 से लेकर 1982 के बीच में कुछ ऐसी चरण आए थे जिससे धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। अब हम चीन का जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सन 1982 में बना चीन का नया संविधान पूर्व के जो संविधान है उसकी तुलना में ज़्यादा परिष्कृत है
और ज़्यादा समय अनुकूल है। और इसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार देखते हैं। तो पहली विशेषता जो है वो है क्या है, यह क्या है, लिखित और संक्षिप्त संविधान है। चीन के वर्तमान संविधान में क्या है, 4 अध्याय हैं और 138 अनुच्छेद हैं। 4 अध्याय और 138 अनुच्छेद हैं। पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का, दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का और कर्तव्यों का भी, तथा तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना का, और चौथे अध्याय में राष्ट्रध्वज, राज्य का चिन्ह व राजधानी का वर्णन किया गया है। यद्यपि यह संविधान सन 1975 तथा 1978 के संविधानों की तुलना में व्यापक है, किंतु विश्व के अन्य देशों की तुलना में इसको क्या संक्षिप्त कहा जाता है। चीन का संविधान निर्मित संविधान है क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से गठित एक समिति के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से चीन का संविधान निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और संक्षिप्त संविधान है। इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो है सैद्धांतिक रूप से कठोर लेकिन व्यवहारिक रूप से लचीला संविधान है। कैसे? चीन का संविधान न तो बहुत कठोर कहा जा सकता है और न ही पूर्णतया लचीला माना जा सकता है, बल्कि यह क्या है, मध्यम श्रेणी का है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या जनवादी कांग्रेस के जो 1/5 सदस्य है उसके द्वारा क्या लाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या है, स्वीकृत होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से बड़ी कठोर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में एक दलीय स्थिति होने के कारण 2/3 बहुमत जो है वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही साधारण कानूनों का निर्माण करती है जिनके लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से क्या है, जो चीन का संविधान है वो कठोर भी है सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से क्या है, लचीला भी है। अगली जो विशेषता है वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। वर्तमान संविधान में पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी जो चीन है वो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच क्या है, अटूट मैत्री संबंध है। जहां जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें शासन के प्रत्येक स्तर पर किसान, श्रमिक तथा निम्न वर्ग के लोग अपने विधानमंडलों के माध्यम से सरकारी तंत्र पर नियंत्रण रखते हैं। तानाशाही शब्द केवल आधिपत्य स्थापित करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इस तथ्य को या इस बात को बताता है कि चीन में अल्पसंख्यक जो हैं पूंजीपतियों, जमींदारों व धनिकों पर बहुसंख्यक किसान व श्रमिक नियंत्रण करते हैं। अर्थात जो पूंजीपति व जमींदार, जो धनवान धनाढ्य व्यक्ति हैं वो है अल्पसंख्यक, और उन पर नियंत्रण कौन करते हैं, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक कौन है, किसान और श्रमिक। अतः कहा जा सकता है कि श्रमिकों की तानाशाही पूंजीपतियों की तानाशाही की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक और समाज उपयोगी रहती है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है जनवादी गणतंत्र। संविधान का अनुच्छेद जो 2 है वो कहता है कि चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता क्या है, जनता में समाहित है। जनता अपनी सत्ता का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय स्तर पर गठित विधानमंडलों के माध्यम से करती है।
जनता अपने शासकों का चयन करती है तथा प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाते हुए सत्ता में भागीदारी निभाती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थानीय स्तरों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से युक्त जन कांग्रेस का प्रावधान है। यह व्यवस्था पूर्व के संविधानों में नहीं थी। इस प्रकार से क्या है, जनता के द्वारा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो क्या है, चीन में जनवादी गणतंत्र में विद्यमान है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। इसमें हम बता सकते हैं कि चीनी संविधान तथा शासन व्यवस्था की यह अनूठी विशेषता है जो लोकतंत्र तथा केंद्रीकरण की दो विपरीत मान्यताओं के मध्य क्या करती है, समन्वय स्थापित करती है। आर्टिकल 3 में यह उपबंध है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का क्या है, पालन करें। चूँकि शासन की समझ शक्तियाँ क्या है, जनता में निहित है, अतः यह लोकतांत्रिक स्वरूप है। लेकिन साथ में शासन का प्रत्येक स्तर तथा अंग अपने उच्च अंग के क्या है, अधीन है, अतः केंद्रीकरण भी है। चीनी शासन व्यवस्था मूल रूप से केंद्रवादी है, जिसमें समझ शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित है। क्षेत्रीय या अधीनस्थ विधानमंडलों एवं प्रशासनिक इकाइयों को केवल जो डे टू डे कार्य हैं, दैनंदिन जो कार्य हैं, उनको संपन्न करने के लिए जो भी शक्तियाँ चाहिए वो प्रदान की जाती है। और जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, वही क्या है, सत्ता का केंद्र है। तो इस प्रकार से चीन के संविधान का विकास और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। जो बाकी विशेषताएं हैं उनको हम क्या है, अगली क्लास में देखेंगे। और आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप क्या है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं।